22 शेड्यूल अब 25 हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं। कितने? 395 आर्टिकल्स एंड पार्ट हैं आपके 22। सब पार्ट आपका अगर आप गूगल में देखेंगे तो 25 दिखाएगा, लेकिन इसको हम लोग नहीं ये करते हैं, हम लोग करते हैं किसको? 22 पार्ट एंड शेड्यूल्स। पहले 1950s में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, तब उस टाइम पे 8 शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। अभी कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल्ड हैं, ठीक है। 12 तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और कितने शेड्यूल एट प्रेजेंट टाइम अभी हैं? 12 शेड्यूल हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कितने शेड्यूल थे? 8। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 8 शेड्यूल थे। एट प्रेजेंट टाइम अभी हमारे पास कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। और अगर हम लोग नेट पे या फिर कहीं दूसरी जगह पे देखते हैं तो 448, 452 ये सब दिखाता है आपका आर्टिकल, बट ये नहीं है। ये इसको बोलते हैं सब आर्टिकल। इसको क्या बोलते हैं? सब आर्टिकल बोलते हैं। इसलिए इसको हम लोग काउंट नहीं करते, हम लोग काउंट करते हैं किसको? 395 को। सब आर्टिकल को हम लोग काउंट 50 को इससे क्या 50 को इससे क्या किया गया? इम्प्लीमेंट किया गया। इससे लागू बोलते हैं जिसको, कि हमारे देश में इम्प्लीमेंट कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है। इसीलिए हम इस दिन रिपब्लिक डे मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से ही हम लोग इंडिया में 26 जनवरी को क्या करते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टोटल कितने दिन लगे थे? 2 years 11th month एंड कितने डे? 18 डेज लगे थे, ठीक है। 2 years 11 month एंड 18 डेज लगे थे क्या बनने में? कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट असेंबली, ठीक है, फर्स्ट जनरल असेंबली का जो सेशन है या सिटिंग कब बैठा गया? 9 नवंबर 1946 को। कब बैठा गया था? 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सिटिंग बैठा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। 1946 को फर्स्ट सिटिंग बैठा गया था। इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे ये 26 नवंबर के कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ। 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ। जब इम्प्लीमेंट हुआ तो 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। एट प्रेजेंट टाइम 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल हैं। चेक करते तो हम लोग 25 पार्ट्स भी इसमें दिखाता है। और ये जो है ये सब आर्टिकल है। सब आर्टिकल कैसे है? अब जैसे कि लाइक आपको हम एक ये इंक्लूडेड आर्टिकल, सब आर्टिकल इसको बोलते हैं, ठीक है। सब आर्टिकल का मतलब क्या होता है? देखो आप लोग जैसे जानते हो आर्टिकल 370 कहाँ पे लगा था? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आर्टिकल 370, ठीक है। आर्टिकल 370 एंड कितना? 35A कितना लगा था जम्मू एंड कश्मीर में? 35A। याद रखना आप कि रिमूव द आर्टिकल 370, ठीक है, मतलब इसको रिमूव कर दिया गया। कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से इसे रिमूव कर दिया गया, ठीक है। कब? कितना अगस्त? 12 नहीं बोले हैं, 5 अगस्त 2019, ठीक है। 2019 में इसको क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। तो यहाँ इसमें 35A भी लगा हुआ था। कहाँ पे? जम्मू एंड 35A और 370। तो 370 को रिमूव किया गया। इसमें कहा जाता 35A को रिमूव क्यों नहीं किया गया? तो ये चीज़ आप हमेशा अपने माइंड में रखना कि 35A वही काम करेगा
जहाँ पे 370 काम करेगा, ठीक है। इसीलिए 35A उसको बताएंगे कब। वहाँ पे आप लैंड नहीं खरीद सकते थे। अगर वहाँ की जो लड़कियाँ होती थी दूसरी जगह पे अगर शादी करके चली जाती तो उनका सिटीजनशिप को ख़त्म कर दिया जाता था। आप जैसे कि आपको अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी किसमें है? आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट्स पढ़े हो? 16, 17 अनटचेबिलिटी है एक, अनटचेबिलिटी 17 आर्टिकल 16 में राइट टू इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी। बट आपका ये आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं करता था। वो इसलिए नहीं करता था क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 370 लगा हुआ था, 35A लगा हुआ था। वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों को नहीं मानते थे। उनका अपना जो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही उनका अलग था। इवन कि वो लोग इंडिपेंडेंस डे को भी नहीं मानते थे। जो हम लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते थे वो लोग नहीं मनाते थे वहाँ पे, और कोई फोर्स उनके ऊपर नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370। बट जब जम्मू कश्मीर को इंक्लूड, आप लोग नेशन बिल्डिंग वाले चैप्टर में पढ़े भी होंगे, फर्स्ट चैप्टर में, जब 1948 में 1947 में इंडिया इज इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनको ये कहा गया था या तो आप इंडिया में आइए या तो आप पाकिस्तान में चले जाइए। तो राजा हरि सिंह ना तो इंडिया में आना चाहते थे ना तो पाकिस्तान जाना चाहते थे। फाइनली उनके ऊपर जब अटैक किया पाकिस्तान टेररिस्टों ने, तो उन्होंने हेल्प मांगी इंडियन गवर्नमेंट से। बदले में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि आप इंडिया में शामिल होने के लिए एक लेटर पे साइन करना पड़ेगा आपको। हरी सिंह को कौन सा लेटर? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेटर। क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेटर, जिसको हिंदी से विलाई पत्र भी कहते हैं, ठीक है। POK का जो एरिया है वो जैसे अटैक होता है उसी समय POK का एरिया को वो थोड़ा सा क्या करता है, अपने में हड़प लेता है। बट फाइनली जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे राजा हरि सिंह ने साइन कर दिया तो कश्मीर किसका हो गया? इंडिया का हो गया। इंडिया के पार्ट में जम्मू एंड कश्मीर आ गया। बट वहाँ के जो राजा चाहते थे इंडिया में आना, वहाँ की जो पॉपुलेशन था, जो जनता था, पब्लिक था, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे फाइनली क्या लगाया गया? 370 और आर्टिकल 35A। तो आर्टिकल 35A वही काम करेगा जहाँ पे आपका 370 रहेगा, इसलिए उसको रिमूव करने का जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया। अब हम आते हैं व्हाट इज द सब आर्टिकल, है ना, कि यहाँ पे सब आर्टिकल है क्या? ये सब आर्टिकल ये सब क्या है? तो ये जो 35A दिखा रहा है, ठीक है, A, B, C, D ये सब जो जोड़ा जाता है बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, उसको बोलते हैं सब आर्टिकल। समझ में आया बात? इसको बोलते हैं सब आर्टिकल। समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखो, एक राइट टू एजुकेशन आर्टिकल कितना है बताओ तो? 21A है कि नहीं है? राइट टू एजुकेशन 21A। 21A में आपको शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। ऐड हुआ है इसमें, मतलब ये A क्या हो गया? सब आर्टिकल। 35A, 35B, 35C ऐसा है सारा उसमें 35A, B, C सारा है इसमें। तो जब हम लोग इसको पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे तब उसमें देखा जाता है सारा, ठीक आ रहा है। तो इसको बोलते हैं सब आर्टिकल। समझ में आई बात? अब बोलते हैं सब आर्टिकल आता कहाँ से है, ठीक है। अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आप लोगों को पता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होता है? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिगेस्ट रिटेंड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। मतलब हमारा जो संविधान है वो लिखित और बहुत बड़ा संविधान है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप बताएंगे मुझे कि कॉन्स्टिट्यूशन किन्होंने लिखा है? कैलीग्राफिंग बोलते हैं ना लिखना को,
कैलीग्राफिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कैलीग्राफिंग किया है? कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है बताइए? B.R. लिखा किसने पूछ रही हूँ मैं? B.R. अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग किया है, इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी का जो हेड चेयरमैन होते थे वो B.R. अम्बेडकर थे। ड्राफ्टिंग इन द सेंस कि किसके बाद क्या होगा, उसमें ट्राइबल्स को कितना रिजर्वेशन देना है, किस में फंडामेंटल राइट्स में कहाँ क्या करना है, कहाँ से अडॉप्ट करना है, किस पार्ट में रखना है, किस शेड्यूल में रखना है, कौन सा आर्टिकल में सेट करना, इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिसका चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग किया है। मैंने पूछा लिखा किसने है अपने शब्दों, मतलब हैंड राइटिंग किसने दिया है? कैलीग्राफिंग जिसको बोलते हैं, किन्होंने किया है? नेहरू नहीं, प्रेम बिहारी राय राजजादा ने। किन्होंने? प्रेम बिहारी राय राजजादा ने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हैंड राइटिंग मतलब लिखा है किसने? प्रेम बिहारी राय राजजादा ने। किसने? जादा जादा जे 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 प्रेम बिहारी राय राजजादा। ठीक है, अगर उतना नहीं समझ में आ रहा आप लोग को प्रेम बिहारी भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब आज क्लियर हुआ ना, कैलीग्राफिंग कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा B.R. अम्बेडकर ने नहीं है। B.R. अम्बेडकर ने क्या किया है? ड्राफ्टिंग किया है। क्या किया है? ड्राफ्टिंग किया है। लिखा किन्होंने है? प्रेम बिहारी राय राजजादा ने। क्लियर है? अब बताएंगे इसमें कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया या वो ड्राफ्टिंग किया गया था उसी टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों हैं। ठीक है, रिजिड मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस नहीं हो सकता जिसमें, और फ्लेक्सिबल इसलिए है कि टाइम टू अकॉर्डिंग, ठीक है, समय के साथ हम लोग चीज़ों में क्या कर सकते हैं? चेंजेस ला सकते हैं या फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसमें किया है उसका एग्जांपल अभी हम देंगे। अब बताइए कैसे फ्लेक्सिबल है और कैसे रिजिड है, कोई दीजिएगा किस चीज़ में रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन? अमेंडमेंट तो फ्लेक्सिबल है तभी तो अमेंडमेंट हुआ। रिजिड किस में है, कैसे? हर 5 इयर्स में आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चेंज होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स चेंज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चेंज होते हैं। कितने सालों में? 5 इयर्स में। अगर वो चाहते अगर रिजिड नहीं रहता तो वो तो आके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आराम से चेंज करके अपने अकॉर्डिंग कर सकते थे, लेकिन कुछ चीज़ों को बाउंडिंग किया गया है कि आप चेंज नहीं कर सकते। लाइक फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स का बेसिक स्ट्रक्चर है इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसको चेंज करने की बहुत कोशिश की गई थी 1976 में। ठीक है, 1976 में तुम लोग को बताओ 42 अमेंडमेंट हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता था। 42 अमेंडमेंट इंदिरा गांधी ने कराया था। ठीक है, और 1978 में इसको चेंज करने के लिए 44 अमेंडमेंट किया गया था। इसमें बहुत सारे चीज़ें चेंज की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, और फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज करने की कोशिश की गई थी। इसलिए गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस 1973 सुने हो आप? हाँ, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस गोलकनाथ केस यही था कि आप फंडामेंटल राइट्स के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंजेस, उसमें फंडामेंटल राइट्स में आप चेंजेस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, और 42 अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी। फंडामेंटल राइट्स को वीक करके DPSP पढ़े ही होंगे आप लोग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको उसके पावर्स को बढ़ाने की कोशिश की गई थी। इसमें प्रियम्बल में हमारा आप पढ़ते हो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी वर्ड। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म
और इंटीग्रिटी वर्ड को 42 अमेंडमेंट में ही जोड़ा गया था, ठीक है। इसलिए और बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हुई थी, इसलिए 42 अमेंडमेंट को इंडिया का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा अमेंडमेंट को कहा जाता है? 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्लियर? तो रिजिड कैसे है कि किसी चीज़ को ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी चीज़ है जिनमें चेंजेस नहीं ला सकते हैं, लाइक फंडामेंटल राइट्स के राइट्स नहीं, फंडामेंटल राइट्स के बेसिक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर बना है, जैसे कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं ना, आर्टिकल कितना से कितना है फंडामेंटल राइट्स बताओ तो? आर्टिकल 12 to 35 ये हम लोग पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट हम लोग फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी हम लोग आर्टिकल 14 to 32 पढ़ते हैं, जिसमें 6 फंडामेंटल राइट्स अभी हैं। पहले कितने थे? पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे। इसमें एक फंडामेंटल राइट्स को रिमूव किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को। किसको रिमूव किया गया? राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करके उसको लीगल राइट्स बना दिया गया। मतलब संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके इसे कानूनन अधिकार बना दिया गया। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करके इसको लीगल राइट्स कर दिया गया, ठीक है। और इसको 7 को खत्म करके अभी फंडामेंटल राइट्स कितना है हमारे? 6। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 में हम लोग पढ़ते हैं 14 to 32। इसमें से हम सारे आर्टिकल इम्पोर्टेंस ही है, सारे इम्पोर्टेंस ये हमारे राइट्स हैं, लेकिन इसमें से सबसे मस्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं, आर्टिकल 32, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें सुप्रीम कोर्ट रीट निकालता, पढ़े ही होंगे आप लोग, ठीक है। हाँ, रीट 5 रीट्स होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, को वारंटो, सुशरारी और को वारंटो, और एक है हैबियस कॉर्पस से एक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सुशरारी और कोवेरेंटो और प्रोहिबिशन, ठीक है। प्रोहिबिशन, ये 5 रीट हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से आप कनेक्टेड हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, अधिकृत न्यायालय। लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 हम लोग के पास ये अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि हम लोग आर्टिकल 32 के तहत, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को नोटिस के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हमारे यहाँ पे तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, हमारे साथ कोई केस हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग कौन से जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं। आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ से आपको भेजा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में भेजा जाएगा। उसके बाद तब यहाँ भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, आप सेटिस्फाई नहीं हो, तब आपको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, ठीक है। ये है हमारे क्या है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो प्रोसेस है इसको इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अधिकृत न्यायालय। हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं किसी छोटे छोटे केस के लिए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हम लोग एक लेटर किसको भेज सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं। समझ में आया? और इसके किया गया फैसला इन लोग को लॉ के जैसा होता है, इन लोग दोनों के लिए। फिर ये लोग चेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुना देता है तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चेंज उसको नहीं कर सकता है, वो लॉ के समान होता है, वो कानून के समान होता है उनके लिए, ठीक है। फिर है अब कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, इसका प्रोसेस पढ़े ही होंगे आप लोग फर्स्ट ईयर में, नहीं पढ़े हैं? कौन पढ़ा है? केटी? अच्छा हाँ, तो हाँ लाइव चल रहा है, तो इसमें हम आपको बता रहे हैं
कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, बताइए कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 368। आर्टिकल आपका आर्टिकल 368 में क्या दिया गया है कि आर्टिकल 368 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, ठीक है, संवैधानिक संशोधन। अब संविधान में संशोधन कैसे होता है, आपको हम अभी बताएं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है, तो चेंजेस कैसे होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, तो मतलब किसी में नहीं हो सकता, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकता है। लाइक अभी जम्मू कश्मीर में ही उसको हटा दिया गया, क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। अभी फ़िलहाल आपकी शादी की जो एज है, ठीक है, मैरिज एज 18 से बढ़ाकर 21 करने वाला है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन जो हुआ है उसको हम बताते हैं। पहले राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू वोट आपका आर्टिकल कितना था, राइट टू वोट आर्टिकल 326, वोट देने का राइट्स कितना है आपका, आर्टिकल है अभी भी, ठीक है, आर्टिकल 326 है। आपका वोट देने का एज था 21 पहले, ठीक है, इसको कम करके क्या किया गया 18 ईयर्स, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल ने आपको राइट टू वोट दिया है आर्टिकल 326 में, 21 एज आपका क्या था, फाइनल किया गया था कि आप 21 आप कंप्लीट कर जाओगे तो आप वोट दे सकते हैं, चेंज करके इसको 18 ईयर्स कर दिया गया। क्या हुआ, चेंजेस हुआ, ज़्यादा वोट के लिए नहीं ज़्यादा वोट के लिए नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या है, सिंगल फ्रेंचाइजी वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रामक मत प्रणाली है, वन मेन वन वोट सिस्टम है इंडिया में, और इसको बोलते हैं एडल्ट्री। जो लोग एडल्ट हैं 18 ईयर्स के हो चुके हैं वो लोग क्या करेंगे, जाके वोट देंगे। आप लोग हो गए हैं, हो गया है, अच्छा हाँ, तो 18 ईयर्स, ठीक है, कितना ईयर्स, 18 ईयर्स में आप लोग क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो। क्लियर है। अब इसको चेंज कैसे किया गया बताओ, कोई अमेंडमेंट हुआ, ऑब्वियस सा बात है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360 जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होंगे, जितने भी संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाया जाएगा वो आर्टिकल 368 के अंडर ही होगा। विदाउट आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में होता है। लेकिन अब ये हुआ कैसे ये देखेंगे। तो ये 1988 में हुआ था। ये 61th अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट? 61। ये 61 इसलिए लिखा जाता है कि कितना नंबर का अमेंडमेंट हुआ। कैसे जानेंगे आज तक इंडिया में कितना अमेंडमेंट हुआ है? तो इसलिए इसको एक ये दिया जाता है कि 61 तो 24 तो 42 तो 44 इस तरह का जो अमेंडमेंट, हाँ कितने बार हुआ वो नहीं है, कितना आज तक कितना अमेंडमेंट हो चुका है 105। ठीक है, टोटल अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? टोटल 105 था। फिलहाल देखने चेक करो अभी। तो देखो ये 21 से 18 इयर्स कब किया गया? ईयर क्या था इसका? 1988 में किया गया। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट में किया गया? 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट में 106, हाँ 105 था। अभी 6 में क्या चेंजेस हुआ है देखो तो 106 में। हाँ तो 61 अमेंडमेंट में क्या हुआ था पूछेगा अगर कभी भी कि 61 अमेंडमेंट में किन चीज़ों को चेंज किया गया था? राइट टू वोट में एज में चेंजेस डिफरेंसेस आया था। 21 से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। सीट वुमेन्स का है, अभी रिसेंट में चेंज हुआ। हाँ इसलिए 105 था, अभी 106 थे। समझ में आया? ये अब अमेंडमेंट
कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कैसे होते हैं? पार्लियामेंट पढ़े हो? पार्लियामेंट एडॉप्ट कहाँ से किया गया है बताओ तो पार्लियामेंट को? आयरिश चेक करो यूके हो या? पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट। यस यस आयरिश ब्रिटेन देखो ब्रिटेन बिल्डिंग adopted by Indian Parliament। संसद हिंदी से क्या बोलेंगे इसको? संसद। पार्लियामेंट के कितने हाउस? 2 हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा 2 हाउसेस हैं। इसको बोलते हैं कौन सा हाउस? अपर हाउस। ठीक है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर हाउस। ब्रिटिश डीपीएसपी आयरलैंड डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड एडॉप्टेड बाय आयरलैंड। फंडामेंटल राइट यूएसए एंड फंडामेंटल ड्यूटी रसिया एडॉप्टेड बाय रसिया। सारा तो चुराया ही हुआ है। अडॉप्टेड बोला जाता है। हाँ, एडॉप्टेड चोरी करना को अच्छे शब्दों में एडॉप्टेड बोला जाता है। Isn't it? हाँ, राज्यसभा का क्या बोल रहे हैं? राज्यसभा अपर हाउस। ठीक है, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये भंग नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा क्या हो जाता है? भंग हो जाता है, इसलिए इसका 10 ईयर्स कितना होता है? 5 ईयर्स होता है और इसका 6 ईयर्स होता है। पढ़े हो? राज्यसभा के मेंबर हर 2 ईयर्स में इनको क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है 1/3 मेंबर्स को। ठीक है, इसलिए और ये परमानेंट हाउस है, ये अस्थाई सदन बोलते हैं हिंदी से इसको। ठीक है, संसद के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा में पार्लियामेंट की 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। ठीक है, इसलिए इसको परमानेंट हाउस कहा जाता है क्योंकि ये डिस्ट्रॉय मतलब ये भंग नहीं होता है। ठीक है, और ये भंग हो सकता है। इसका 10 ईयर्स से 5 ईयर्स, उसका 6 ईयर्स। 1/3 मेंबर्स हर 2 ईयर्स में क्या होते हैं? इनका चेंज होते हैं। क्लियर है? अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होता है वो बताएंगे। ठीक है, आप लोग मनी बिल पढ़े? मनी बिल सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एंड फाइनेंस बिल। ठीक है, मनी बिल ऐसा बिल है जिसको होल्ड नहीं किया जा सकता, वो ऑटो पास होता है। कहाँ पे? राज्यसभा में। क्यों ऑटो पास होता है? क्योंकि वो सिर्फ लोकसभा में ही रिप्रेजेंट होता है। मनी बिल उसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के रेकमेंड पे फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पे? लोकसभा में। इसीलिए ये डायरेक्ट लोकसभा में ही क्या हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है। इसके बाद ये पास होने के लिए कहाँ जाता है? लोकसभा में जाता है। ठीक है, लोकसभा के कोई भी मेंबर्स इसको अगर साइन नहीं करते हैं तो ये 14 डेज के अंदर फिर से ऑटो पास होकर ये राज्यसभा से लोकसभा में आ जाता है। दैट मीन्स मनी बिल को होल्ड नहीं किया जा सकता है। फिर प्रेसिडेंट के पावर्स पढ़े आप लोग, जिसमें आप वीटो पावर्स पढ़े हैं। प्रेसिडेंट के पास, इंडियन प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है। ठीक है, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो। वीटो के अंदर ही आता है, वीटो पावर है। दैट मीन्स वीटो पावर यहाँ पर किसी के पास नहीं है। उसमें ही आता है पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, ये सारे वीटो पावर्स आते हैं। ठीक है,
वीटो ही याद रखना। पॉकेट वीटो का मतलब होता है, पॉकेट वीटो पावर है, लेकिन वीटो पावर का यूज कौन से बिल में प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं? मनी बिल में और ऑर्डिनरी तो साधारण बिल हो गया, नॉर्मल बिल हो गया, ऑर्डिनरी बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और मनी बिल में तुम्हारा मतलब मेन तो मनी बिल में वीटो का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना कि कौन से बिल में वीटो पावर का यूज प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं। तो मनी बिल में प्रेसिडेंट वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंट कैसे बिल पास होता है, वीटो का यूज कैसे होता है, कोई भी बिल कैसे पास होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ वो अमेंडमेंट कैसे होता है, प्रेसिडेंट के पास किस तरह के पावर्स हैं। वीटो पावर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर। और जुडिशियल पावर में इसलिए है जुडिशियल पावर की प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, अगर किसी को फांसी की सज़ा भी दी जाती है तो प्रेसिडेंट उसकी फांसी की सज़ा को कम करवा सकते हैं या फिर रोक सकते हैं, ठीक है। तो उसमें उनका जुडिशियल पावर आ जाता है। इसके बाद मिलिट्री पावर, जो तीनों सेना होता है हमारा, ठीक है, क्या क्या होता है? जल, थल और वायु, तीन तरह का जो सेना होता है, सबके चीफ कमांडर होते हैं कौन? प्रेसिडेंट। इसलिए प्रेसिडेंट के पास मिलिट्री पावर है, ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंट के पास डिप्लोमेटिक पावर है, कूटनीतिक शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक पावर जिसको बोलते हैं, डिप्लोमेटिक पावर है। और फाइनली उसके पास वीटो पावर है। वीटो पावर कैसे यूज़ करता है? अगर कोई बिल पास होने का प्रोसेस ही है, यहाँ पे कोई भी बिल लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस पीडी, ठीक है, प्रेसिडेंट, पीडी लिख रहे हैं इसमें, प्रेसिडेंट, ये तीनों के प्रोसेस से पास होता है। कैसे? कोई भी बिल यहाँ पे जाएगा, जैसे अभी आपकी शादी की उम्र को क्या कर दिया गया है? 18 ईयर से बढ़ा के कितना कर रहा है? 21। अच्छा काम किया। लड़का लोग का कितना कर रहा है? नहीं चेंज हुआ है, लड़की लोग को 21 कर रहा है। अच्छा किया ना, कम से कम लड़का को टाइम मिल जाएगा, है ना, बहुत टाइम मिल जाएगा। अच्छा ठीक, तो 18 ईयर से ये होने वाला है, ठीक है। ये अमेंडमेंट क्लियर नहीं हुआ है, तो ये कैसे अमेंडमेंट होता है? कोई भी बिल, मान लो ये बिल राज्यसभा भी मतलब ला सकता है, ठीक है, या लोकसभा भी ला सकता है। मान लो राज्यसभा में ये बिल पास हो गया, ठीक है, तो कहाँ पर आएगा? लोकसभा। ऑब्वियस सा बात है, राज्यसभा रिप्रेजेंट कर रहा है इस बिल को कि मैरिज एज जो है 18 से चेंजेस होके कितना होना चाहिए? 21 होना चाहिए। ये बिल किसने रिप्रेजेंट किया है? राज्यसभा में हुआ है। राज्यसभा में पास हो गया, कहाँ पर आएगा? लोकसभा। लोकसभा में पास होने के बाद फिर चला जाता है राज्यसभा, ठीक है। दोनों हाउसेस मतलब बोथ हाउसेस मतलब पीएम, पार्लियामेंट में पास हो गया, पास हो गया ये। इसके बाद ये बिल जाता है कहाँ पे? प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट इस पर अपना मोहर और साइन लगाते हैं, तब ये बिल आगे जाके क्या बन जाता है? एक्ट। मतलब ये अब आपसे इम्प्लीमेंट हो गया। समझ में आया कि ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया पूरे भारत में। ये अब लागू हो जाएगा कि जो शादी की एज है वो कितनी होगी? 21 साल होगी। हाँ चल रहा है अभी संसद पार्लियामेंट में। हाँ कितना साल तक चलेगा? जब तक ये सब तरफ पास नहीं होगा तब तक। ये दोनों जगह में भी पास हो जाता तो भी वहाँ जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिल में अगर आता है, ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है ना, ये ऑर्डिनरी बिल नहीं है। ऑर्डिनरी बिल होता तो ये प्रेसिडेंट इसमें
वीटो पावर यूज कर सकते थे। ये ऑर्डिनरी बिल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही क्या 18 है, ठीक है, और उसको कितना किया जा रहा है 21 किया जा रहा है, मतलब उसमें पहले से है उसमें चेंजेस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है ये, ठीक है। अगर ये ऑर्डिनरी बिल होता, साधारण विधायक होता, ठीक है, जैसे ऑर्डिनरी बिल का कैसे होता है, जैसे कि तुम्हारा रांची का नाम चेंज करके क्या रखना चाहते हो बोलो, पहले रहने वाला था वनांचल बनने वाला था, झारखंड का नाम चेंज करके ऐसे चेंज नहीं होता है, लेकिन वनांचल, अब उसमें पॉकेट वीटो का यूज़ कर सकते हैं, कौन, प्रेसिडेंट, और चाहे तो उसमें साइन नहीं कर सकते, पॉकेट वीटो का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है, आप बता रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। अगर प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया ये, तो इसमें ये सस्पेंसिव वीटो का यूज़ कर सकते हैं। पसंद नहीं आता ये बिल, तो ये बिल ये क्या करते हैं, री रिकमेंड के लिए इसको वापस कहाँ भेज सकते हैं, पार्लियामेंट, मतलब दोनों हाउस में, कि इसमें ये चेंजेस होना चाहिए, ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगा है। फिर दोबारा से ये लोग उसमें चेंजेस करके फिर इसको कहाँ भेजेंगे, प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। अगर प्रेसिडेंट के पास में दोबारा से ये बिल आता है, तो प्रेसिडेंट इसको फिर डिनाई नहीं कर सकते, फिर उसमें साइन हो जाएगा, और साइन होने के बाद वो एक्ट बन जाएगा, ठीक। ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है कि देखो, ऑर्डिनरी बिल यहाँ भी पास हो गया, यहाँ भी पास हो गया, ठीक है। किसी का नाम चेंज करना, 2 मिनट बैठेंगे, अब दिख रहे हैं, ऑर्डिनरी बिल में देखेंगे हम लोग कि अगर वो लोकसभा में भी पास हो जाता है, राज्यसभा में भी पास हो जाता है, मतलब बोथ हाउसेस, पार्लियामेंट में सीधे, ठीक है, दोनों में वो पास हो जाता है, उसके बाद वो जाता है कहाँ, प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट जब तक चाहे उस बिल को अपने पास रख सकते हैं, और कोई जवाब देने की उनको ज़रूरत नहीं है, किसको, राज्यसभा में या लोकसभा में, किसी तरह को एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, और वो तब तक रख सकते। मान लें इसका टेन्योर्स 5 ईयर्स है ना, अपना रिटायरमेंट का एज तक भी अगर उस बिल को वो रख लेते हैं, ठीक है, और उसको उसमें कोई चर्चा ही नहीं करते हैं, तो उस बिल में वो किस वीटो का यूज़ किए, पॉकेट वीटो का, ठीक है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, आयुष, आयुष ने दिया पाखी को 100 रुपीज़, ठीक है, हाँ, अच्छा श्रुति, पाखी कौन है, अच्छा श्रुति, जो भी है, ठीक है, तुम लोग, तो हम नाम रख देंगे बाहर। तो श्रुति को दिया 100 रुपीज़, श्रुति ने क्या किया, वो पैसा को लिया और कभी उसको वापस ही नहीं किया, और कॉलेज का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया, 5 ईयर्स, इंटर 2 ईयर्स एंड ग्रेजुएशन तो अभी 4 ईयर्स हो गया, 6 ईयर्स ख़त्म हो गया। तो इसमें श्रुति ने किस वीटो का यूज़ किया, पॉकेट में गया पैसा, निकल के कभी नहीं आया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं, उस बिल में किस वीटो का यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट, पॉकेट वीटो का यूज़ कर किए, ठीक है, समझ में आया। पॉकेट वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, वो फिर से रिकंसिडर के लिए बिल को वापस भेज दिए, फिर वो उसमें जो चेंजेस चाहिए था उनको वो करके फिर से पार्लियामेंट से वो बिल वापस आया, ठीक है। उसके बाद जब वापस आया प्रेसिडेंट के पास दोबारा, उस टाइम पे उसको क्या करना है, उस पर साइन करना ही करना है। क्लियर है। अब पता चला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे पास होता है, लोकसभा राज्यसभा या राज्यसभा लोकसभा, बोथ हाउस, दोनों हाउस में कोई भी बिल पेश किया जा सकता है, ओनली ऑन मनी बिल को छोड़कर। मनी बिल सिर्फ कहाँ पर होता है, लोकसभा में होता है। इसके बाद ये दोनों बोथ हाउस में पास होने के बाद कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है। और हाँ, प्रेसिडेंट के पास जाता है ये बिल, उसको प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, उसके बाद ये बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है।
लोकसभा। क्या हो रहा है तुम लोग का? पता नहीं कौन परेशान कर रहा है। आयुष तुम परेशान करने के लिए बैठे हो वहाँ पे दो लड़की लोग के बीच में। भी लड़की हो गया नहीं मैम उसका टेंशन मत तो स्टार्टिंग से ही बैठे हैं ये लोग ये लोग दोनों आ जाती है ना बैठने के लिए। मेरा मन ही नहीं लगता किसी को क्या बोलूं। अच्छा कौन बोल रहा है चिकन 1 मिनट। हाँ अब कौन सा पार्ट आपको डाउट है वो बताइए, हम उसमें आपको बताएंगे। हाँ उसमें अच्छे से समझा देते कि डाउट ही नहीं इतना अच्छा समझाते हैं कि डाउट ही नहीं है। मेरी पढ़ तो लो पहले राज्यसभा 80 पढ़ाती याद हो जाता अच्छा आर्टिकल सर्च करो तो लोकसभा पार्लियामेंट आर्टिकल से ये करो, इसका आर्टिकल जानना ज़रूरी है। 79, 80 और 81 है कि कितना, देखो तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखो क्या मैम पार्लियामेंट आर्टिकल एंड लोकसभा राज्यसभा विथ आर्टिकल याद करो इसको, ठीक है। आर्टिकल कितना कितना में है ये सब। कौन सा आर्टिकल है देखो उसमें पार्लियामेंट कौन सा आर्टिकल लोकसभा राज्यसभा मैम 79 to 122 ओनली ऑन 79, 80 एंड 81 होगा, ठीक है। पार्लियामेंट का अलग है वो दोनों अलग हाँ है? दोनों अलग अलग आर्टिकल में है। पार्लियामेंट का आर्टिकल अलग है, राज्यसभा का आर्टिकल अलग है और लोकसभा का आर्टिकल अलग है। 79, 80 एंड 81 होगा। 80 है राज्यसभा का हाँ। 81 है लोकसभा देखिए 81, हाँ वही लोकसभा 81, हाँ यही कंफ्यूजन था। विथ आर्टिकल याद कीजिएगा कभी भी इसको, है ना। इसको कैसे ऊपर ये करेंगे। हाँ पार्लियामेंट का देखो, पार्लियामेंट 79, पार्लियामेंट की 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा 80, लोकसभा 81, कंफर्म हो ना। देखो उसमें लोकसभा नहीं, राज्यसभा 80 एंड लोकसभा 81, याद रखना ये हमेशा पूछता है, ठीक है। कौन सा पार्ट कौन सा पोर्शन और बता दें हम तुम लोग को, बताओ। किसान बिल वाला किसान बिल तो 2018 में चला था अभी सिलेबस विदाउट सिलेबस नहीं, सिलेबस कब पूछो, इसमें कोई डाउट। अच्छा डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन जानते हो? नहीं हाँ डायरेक्ट इलेक्शन पब्लिक हम लोग को तो एक का है जो आपको आर्टिकल 326 है, ठीक है। आर्टिकल राइट टू वोट क्या है 326 में, राइट टू वोट। तो आप जो वोट देते हैं जनता, आप किसको किसको वोट देते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन किसका है और इनडायरेक्ट इलेक्शन किसका है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें, ठीक है, राइट टू वोट का राइट्स दे रखा है। डायरेक्ट इलेक्शन पब्लिक का इनडायरेक्ट इलेक्शन लोकसभा राज्यसभा
आप किसको किसको वोट करते हो, किसके किसके लिए? गवर्नमेंट्स, पार्टीज, पार्टीज को कभी वोट नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट्स को भी वोट नहीं किया जाता है, कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स विथ पार्टी, पार्टी पे। ठीक है। कैंडिडेट्स आपको पता रहता है क्या, पीएम, प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन कौन, पीएम, पीडी, चीफ जस्टिस सीजेआई ऑफ इंडिया, इसके बाद है पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस पीएम, ये सबको कैसे वोट करते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? पीएम का वोट बताओ। अच्छा, प्रधानमंत्री, तो डायरेक्ट पीएम का डायरेक्ट है, तुम लोग मोदी को डायरेक्ट वोट किए थे, नहीं, संजय सेठ को भी। संजय सेठ को किए थे ना, हाँ, तो हम लोग किसको किसको वोट करते हैं, ठीक है। बहुमत दल का नेता, मेजोरिटी पार्टीज का जो मेंबर्स होता है वही प्राइम मिनिस्टर्स बनता है, ठीक है। कैसे? हम लोग पार्लियामेंट को वोट करते हैं, किसको? पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ, सॉरी पीएम नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसको? एमपी को वोट करते हैं, किसको बोलते हैं हम लोग? एमपी को वोट देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब हिंदी से संसद के सदस्य को, किसको? संसद के सदस्य को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट देते हैं। इसमें कौन होते हैं अब? एमपीज, ठीक है, इसका नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको वोट देते हैं हम लोग, ठीक है। MLA, संजय सेठ किसको? एमएलए है। ठीक है, हाँ, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट किसको देते हैं? लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट्स, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में ऐसे करके जो महिलाएं खड़ी होती है, हमेशा देखते हो कि पंचायत मेंबर्स में हमेशा लेडीज ही क्यों रहती है, क्यों? अच्छा बताओ, इनका वोट कौन कराता है? एमपी और एमएलए का वोट कौन कराता है इंडिया में? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। एमपीज एंड एमएलएज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो वोटिंग होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कराते हैं। एट प्रेजेंट टाइम अभी कौन है? लोकसभा इलेक्शन किन्होंने कराया? जनरल नॉलेज जी के पढ़ते हो ना जी, यहाँ पे क्या पढ़ाता है तुम लोग को? नहीं है? अच्छा, राजीव कुमार, कभी नहीं पढ़ा है जी के? इसके पहले भी राजीव कुमार था, तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ना? हाँ, कौन? किरण नाम बताइए। तुम लोग के पास भी है? नहीं, कैच करता है। अच्छा, हाँ, तो मैं देखो, हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट टाइम राजीव कुमार, ठीक है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन थे, क्लियर है? सुकुमार सेन थे। तो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इंडिया आता है वो कौन सा लिस्ट में आता है? 3 लिस्ट पढ़े हो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इंडिया मतलब भारत सरकार, किस में आएगा? यूनियन लिस्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एमपीज और एमएलएज का ही इलेक्शन करवाता है। ये लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट कौन सा लिस्ट में आता है? पंचायती राज्य, हर स्टेट का अपना अपना लिस्ट में आता है। तो इसका इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराता है। कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराता है, ठीक है। और इसमें हमेशा देखते हो कि जो पंचायती चुनाव होता है, ठीक है, जो लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट्स का इलेक्शन होता है, उसमें महिलाएं ऐसे कर कर खड़ी हुई ज़्यादा दिखती हैं इलेक्शन के टाइम पे। क्यों? क्योंकि 1/3 सीट रिजर्व है किसके लिए? वुमेन्स के लिए, ठीक है। कितने सीट रिजर्व है? 1/3 सीट वुमेन्स के लिए रिजर्व है। किसमें? लोकल गवर्नमेंट्स में। इसको कोई भी स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में है, ठीक है, स्टेट लिस्ट के अंदर आते, इसलिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट्स इसको इंक्रीज करके 50% भी कर सकता है, ठीक है, 50-50 भी बांट सकता है। इसीलिए देखोगे
कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब महिलाएं खड़ी होती है, भले ही काम उसके बाद उनके हस्बैंड करते हैं, ठीक है, लेकिन किस लिए खड़ी रहती है? क्योंकि उनके सीट पर कोई मेल नहीं आ सकता है। जो फीमेल रिजर्व सीट है उस पर क्या बोलते हैं, मेल पर्सन कैंडिडेट नहीं आ सकते हैं। और वो स्टेट लिस्ट में आता है, इसलिए कोई भी स्टेट इसको बढ़ा के 50% कर दिया है। झारखंड भी करने वाला है शायद, बिहार तो बहुत पहले ही कर दिया है कि हाँ 50% सीट रिजर्व है वुमेन्स के लिए लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट्स में। बिहार में बहुत सारे स्टेट कर दिए हैं, बहुत सारे स्टेट कर दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग किसको डायरेक्ट वोट देते हैं? एमपीज, एमएलएज एंड लोकल गवर्नमेंट्स। क्लियर है? एमपीज ये जब हम लोग इसको वोट देते हैं तो संसद के सदस्य मिलकर जो मेजोरिटी पार्टी, मेजोरिटी मतलब अभी किसका पार्टी बना मेजोरिटी पार्टी में? बीजेपी। तो मेजोरिटी पार्टी का जो मेंबर्स होता है वो जाके प्राइम मिनिस्टर बनता है। वो लोग उनके लिए वोटिंग करते हैं, जिसमें वो लोग वोटिंग करते हैं पीआर सिस्टम से, ठीक है। एपीटीपी सिस्टम और पीआर सिस्टम तो पक्का पढ़े हो तुम लोग। तो एपीटीपी सिस्टम से हम लोग वोटिंग करते हैं, ठीक है। नहीं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब बताओ तुम लोग किसको किसको वोट करते हो? डायरेक्ट वोट किसको किसको करते हैं? डायरेक्ट वोट एमपी, एमएलए एंड लोकल गवर्नमेंट्स। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, ये लोगों करते हो? इन लोग का वोट क्या होगा? तो इनडायरेक्ट। क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें चुना जाता है। मतलब कि अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट वोट, जिसको जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है। और डायरेक्ट वोट एमपीज, एमएलएज एंड सेल्फ लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट्स के मेंबर्स को किया जाता है, जिसको जनता डायरेक्ट वोट देकर चुनती है। क्लियर है? टाइम हो गया है, रुक जाओ और 2 मिनट। एपीटीपी सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। एंड इधर पीआर सिस्टम, ये श्रीलंका और दूसरे जगह पर है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और इसका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। समझ में आया? ठीक। एपीटीपी सिस्टम। अब इसमें देखो, पीआर सिस्टम में यहाँ पे कैंडिडेट कौन है पता नहीं रहता, इसमें सिर्फ पार्टी को पता रहता है। पार्टी ए, बी, सी, वो है पार्टी। कौन कैंडिडेट बनेगा उसमें उसको पता नहीं रहता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर पास होके आ गई, कुछ नहीं पता, लिखो अभी। एपीटीपी सिस्टम में हम लोग पार्टी के साथ कैंडिडेट को भी वोट करते हैं, ठीक है। ए, बी, सी, डी, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जे, एम, ठीक है। ये सब क्या है? पार्टीज हैं। क्या है? पार्टीज हैं। इसमें एपीटीपी सिस्टम में कोई परसेंटेज नहीं होता है कि 50% आप लाइएगा तो ही आप सरकार बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है? बीजेपी लाई 45%, टीएमसी लाया 20%, ये 2%, 1% वोट, 4% वोट, 6% वोट, ऐसे लाए अलग अलग। सबसे ज़्यादा वोट किसका है? बीजेपी। कितना परसेंट है? 45%। तो जीत 45, रुको 1 मिनट, 44% है तुम्हारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का। फिर भी कौन जीता बताओ? बीजेपी। क्यों? एक वोट भी किसका है? बीजेपी का ज़्यादा है। क्या इसमें है कि 50% की जिसका है वो जीता? नहीं है। जिसका मेजोरिटी है, जिसका मतलब 1%, हाँ भले ये बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी कौन बना? इंडियन। ये बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी कौन बना?
इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, क्योंकि उसके बाद जीतने वाला पार्टी वही है। लेकिन सरकार किसका बना? बीजेपी का। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब 1% भी ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा वोट किसको मिला? बीजेपी को। कितना परसेंट वो मैटर नहीं करता, 1% वोट भी ज्यादा है तो वही जीतेगा। किसमें? एपीटीपी सिस्टम में। पीआर सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में है, इसमें 50+1 जिसका वोट रहेगा वही पार्टी जीतेगा। मतलब कि यहाँ 49 आया है, किसी का 50 आया है, तो ये दोनों ही नहीं जीता, 50+1 होना है। किसी का 51% आएगा तो ही ये जीतेगा। समझ में आया कि पीआर सिस्टम में 50+1 वोट लाना कंपलसरी है। ओके, थैंक यू क्लासेस। इसको बंद कर दीजिएगा।